नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि दिन भर स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से मैं आपको अवगत कराता हूं, तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले खबर की बात करते हैं तो लद्दाख को लेकर आ रही है। दोस्तों, लद्दाख में अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत और चीन के बीच सीमा पर एक बार फिर से तनाव देखा जा रहा है। कोरोना संकट के बीच 3 दिन पहले भारत और चीन के बीच झड़प की खबरें आई थी। सिक्किम से सटी सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव यानी कि फेस ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज ट्रूप्स हुआ था। हालांकि इसे स्थानीय दखल के बाद सुलझा लिया गया। बदले माहौल में चीन की सीमा से सटा लद्दाख का इलाका चर्चा में बन गया है। रिपोर्ट से पता चला है कि चीन की PLA ने 1962 की जंग के एक पुराने पड़ाव गलवान नदी के पास टेंट लगाया है और देमचौक क्षेत्र में निर्माण शुरू किया है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि 3 हफ्ते हो चुके हैं और ये क्षेत्र तनावपूर्ण बना हुआ है। हालांकि अधिकारियों का मानना है कि स्थापित संवाद चैनलों के जरिए हालात को धीरे धीरे नियंत्रण में लाया जा रहा है। सेना ने कहा कि अस्थायी और छोटी अवधि के फेस ऑफ होते रहते हैं क्योंकि चीन का सीमा विवाद भारत के साथ सुलझा नहीं है। सूत्रों का कहना है कि 1962 में चीनी आक्रमण की गवाह बने गलवान नदी के इलाके में हाल ही में भारत चीन के सैनिक आमने सामने भी आए थे। इसके बाद ये इलाका चर्चा में आया था। हालांकि सेना वहां नहीं है। दोनों पक्षों ने विवादित सीमा के पास अपने अपने इलाके से सैनिकों को पीछे खींच लिया है। यही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि सब सेक्टर नॉर्थ में स्थित इस इलाके में लंबे समय से चीन की PLA गश्त करती रहती है। दोनों पक्षों की ओर से यहाँ अक्सर गश्त की जाती है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक निर्माण गतिविधि के लिए संभवतः देमचौक में 1000 से ज्यादा भारी वाहन लाए गए हैं। इनपुट के बाद नेपाल पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। बॉर्डर पोस्ट को चाक चौबंद किया जा रहा है। लिपुलेख दर्रे के पास सड़क के निर्माण के बाद पुलिस के हजारों जवानों को हाल ही में तैनात किया है। गलवान टकराव पर सेना ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन चीन के साथ सीमा विवाद का हल नहीं होना इसकी वजह है। दोस्तों, अभी हाल ही में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये ITBP है और जिसका जिम्मा है चीन से लगी सीमा की रक्षा करना। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कई लोगों के कमेंट से आए थे कि यहाँ पर भारतीय सैनिकों को तैनात किया जाना चाहिए, ताकि क्योंकि इस वीडियो में कई जगह पर चीन के सैनिक भी काफी तेजी से चिल्लाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि शुरुआत में पहले वो खुद हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप खुद देख सकते हैं दोस्तों वीडियो में। भारत देमचौक की सीमा के पार गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए है। ऐसा बताया जा रहा है कि चीन की तरफ से यहाँ हवाई क्षेत्र का निर्माण किया जा सकता है। विवादित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारी निर्माण को दोनों पक्षों के बीच समझौते के उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि दोस्तों, चीन अब यहाँ पर कड़े तेवर दिखा रहा है और अब भारत अपनी जो नॉर्थ ईस्ट की चौकियां हैं उनको और मजबूत कर रहा है। इसी वजह से भारत वहां पर अपनी सड़क का निर्माण बहुत तेजी से कर रहा है ताकि चीन के हर सवाल का जवाब दिया जा सके। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर भारतीय सेना को लेकर आ रही है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी ने कहा कि अभी हाल ही के दिनों में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़पों का मौजूदा घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार की झड़पें पहले भी होती रही हैं और एक बार फिर हुई है। हम इनका दोनों देशों के बीच प्रोटोकॉल के मुताबिक समाधान निकालेंगे। सेना प्रमुख नरवाने ने खास बातचीत में कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी और भारतीय सेना के बीच झड़प होना कोई नई बात नहीं है। सेना का मनोबल काफी ऊंचा है। चूंकि LAC सही तरीके से परिभाषित नहीं है, लेकिन ये तय है कि इससे संबंधित मुद्दों को 2 देशों के बीच के तय प्रोटोकॉल के तहत निपटाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो रक्षा मंत्रालय को लेकर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी उत्पादों की अपील के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 जून से सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि CAPF की कैंटीनों पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की बिक्री किए जाने के नियम को लागू किया है और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही रक्षा मंत्रालय की आर्मी कैंटीन में भी स्वदेशी उत्पाद बेचे जाएंगे। आपको बता दें कि आर्मी कैंटीन, जिसे कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी कि CSD भी कहा जाता है, देश के करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग उसमें खरीदारी करते हैं। इसीलिए अगर रक्षा मंत्रालय भी ऐसा फैसला लेता है तो देश को भी फायदा होगा और स्वदेशी सामान के उत्पादन करने वालों को भी फायदा होगा। ऐसे में अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या फैसला लेते हैं। दोस्तों, इसलिए जरूरी हो गया है कि भारत अपने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दे और आप लोगों की और हम लोगों की यही मंशा होनी चाहिए कि हमें स्वदेशी प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, किसी भी बाहरी प्रोडक्ट को नहीं खरीदना है, क्योंकि इस वक्त हम लोगों को चीन का विरोध करना है। आज इस चीन की वजह से हमें क्या क्या चीजें झेलनी पड़ रही है वो आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस चीन की जो मेन कमर है उसको तोड़ना जरूरी है। वो तभी तोड़ी जा सकती है जब इसकी इकोनॉमी पर प्रहार किया जाए, यानी कि इसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ा जाए। इसलिए दोस्तों, मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि किसी भी तरीके से चीन का कोई प्रोडक्ट आप लोग ना खरीदे, भले ही वो कितना भी सस्ता आपको क्यों ना मिल रहा हो। दोस्तों, यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार आपसे अपील कर रहे हैं, हमसे अपील कर रहे हैं कि अपने स्वदेशी उत्पादों को खरीदें ताकि अपने लोगों का भला हो सके और अपना पैसा अपने अंदर ही रहे। बाकी आपका क्या कहना है आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं।
दोस्तों यहाँ पे अगली खबर MMRCA को लेकर आ रही है। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि MMRCA में अब स्थानीय फाइटर जेट्स होने वाले हैं। दोस्तों भारत की योजना वैश्विक स्तर पर बने फाइटर जेट्स को स्विच करने की हो रही है। 2 साल बाद वैश्विक कंपनियों को दुनिया के सबसे बड़े युद्धक विमान अनुबंध, जिसे MMRCA कहा जाता है, उसमें 114 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति का प्रस्ताव पेश किया है। लेकिन अब हाल ही में एक इंटरव्यू में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी ने कहा है कि देश की वायुसेना स्वदेशी तौर पर बनाए गए लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस और अपने पुराने लड़ाकू विमानों के बेड़े की क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें अंतिम रूप दे रही है। उन्होंने कहा कि 40 विमानों के अतिरिक्त हम 83 और तेजस जेट लेंगे, जिनकी कीमत करीबन $6 बिलियन की होगी। भारतीय वायुसेना LCA को स्विच कर रही है। आपको बता दें कि जब जनरल बिपिन रावत से पूछा गया वैश्विक टेंडर के बारे में, तो उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना कह रही है कि हमें स्वदेशी लड़ाकू विमान चाहिए, वो अच्छा है। ये निर्णय बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, साब, जो कि $15 बिलियन की दौड़ में थे, उनके लिए भारत की तरफ से एक संकेत माना जा रहा है, क्योंकि महंगी विदेशी रक्षा खरीद को भारत छोड़ रहा है। साथ ही दोस्तों फंडिंग क्रंच भी यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से भारत के प्रधानमंत्री स्वदेशी वस्तुओं पर फोकस कर रहे हैं और उनका भी कहना है कि यह अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, इसीलिए स्थानीय रूप से बने उत्पादों को खरीदने की आवश्यकता है। जनरल रावत ने बताया कि भारत को अपेक्षाकृत कम कीमत पर अपने स्वदेशी जेट मिल पाएंगे और साथ ही भारत यहाँ पर एक प्रमुख रक्षा निर्यातक के रूप में भी उभरने में मदद मिलेगी। एक बार एयरफोर्स के संचालन में उन्हें देखने के बाद कई देश इस विमान को खरीदने में दिलचस्पी ले सकते हैं। फाइटर जेट्स खरीदने की प्रक्रिया 1 दशक से अधिक समय पहले शुरू हुई थी। भारत 2015 में $11 अरब मूल्य के 126 राफेल के लिए डसल्ट एविएशन के साथ एक लंबे समय से जो आदेश था उसे भारत ने खत्म किया, लेकिन भारत ने केवल 36 राफेल विमान खरीदे। आपको बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य क्षेत्र है। इसकी वायुसेना, नौसेना, सेना अभी भी उन हथियारों से लैस है जो कि बड़े पैमाने पर अब आउटडेटेड हो चुके हैं। जनरल रावत ने कहा कि स्वदेशी लड़ाकू विमानों की चाल स्थानीय स्तर पर बनाए गए हथियारों का इस्तेमाल शुरू करने के लिए भी एक बदलाव है, यानी कि जो ये विमान बनेंगे स्वदेशी रूप से, उनमें स्थानीय स्तर पर जो बनाए गए हथियार हैं वो भी इन पे इंटीग्रेटेड किए जाएंगे। साथ ही उनका ये भी कहना है कि रक्षा बल बहुत अधिक घरेलू उत्पादित वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं और एक समझ की शुरुआत हो चुकी है और कुछ गुणवत्ता के मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन इनमें सुधार किया जाएगा। तो खाने, बंदूकें, वायु रक्षा प्रणाली और रडार भी स्वदेशी रूप से अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं और उनका निर्माण हो रहा है। हम आर्टिलरी और हवाई रक्षा प्रणालियों में अच्छा कर रहे हैं। हम अपने देश में गोला बारूद के विनिर्माण को बड़े पैमाने पर देख रहे हैं। यानी कि दोस्तों MMRCA में अब झटका लग सकता है विदेशी कंपनियों को, क्योंकि भारत अब स्वदेशी की तरफ जा रहा है और ये होना भी बेहद ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत फिलहाल तो अभी ये है कि भारत के पास जो स्क्वाड्रन्स हैं वो कम हैं, क्योंकि भारत को इस वक्त करीबन 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है, जबकि भारत के पास इस वक्त 31 स्क्वाड्रन है। ऐसे में भारत को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने स्वदेशी फाइटर जेट को विकसित करने की। उन्होंने कहा कि 123 तेजस फाइटर्स जो कि मार्क 2 संस्करण के होंगे वो भी जल्द से जल्द बनेंगे और अगली पीढ़ी के तेजस विमान की उड़ान 2022 में होगी। तो दोस्तों आप कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि CDS बिपिन रावत ने साफ साफ बोल दिया है कि अब MMRCA के लिए भारत स्वदेशी यानी कि स्वदेशी विमान को स्विच कर सकता है, रादर देन हम अगर किसी विदेशी विमान को खरीदते हैं, क्योंकि इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और ऐसे में बजट की भी काफ़ी कमी हो सकती है और भारत को तेज़ी से अपने इस स्वदेशी प्रोग्राम को और जल्दी से करना होगा। बाकी आपका क्या कहना है दोस्तों MMRCA के बारे में, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वारी है भारत की न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर। भारत तीसरी परमाणु पनडुब्बी लॉन्च करने वाला है। परमाणु पनडुब्बी की जो परियोजना है जिसे प्रोजेक्ट S4 के नाम से जाना जाता है, उसे इस साल के अंत तक चीनी कोरोना वायरस की गंभीर स्थिति के बीच भी लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों जहाँ कोरोना वायरस की वजह से सब जगह लॉकडाउन था, लेकिन गुप्त सुविधा के अंदर जो हमारे वैज्ञानिक थे वो उसका निर्माण कार्य कर रहे थे और एक छोटे से कार्यबल के साथ ये काम जारी रहा। जैसे ही प्रतिबंधों में ढील हो जाएगी उसके बाद पूरी ताकत से फिर से ये काम शुरू हो जाएगा। INS अरिघट जो कि समुद्र में कुछ समय के लिए रही और परमाणु पनडुब्बियों में वायरस के प्रसार को बचने के लिए जो चालक दल थे वो क्वारंटाइन रहे। INS अरिघट को पिछले 2 सालों से बंदरगाह और गहरे समुद्रों में पनडुब्बी के व्यापक परीक्षण के बाद नौसेना में शामिल करने की तैयारी है। ड्राई डॉक से बाहर निकलने वाले S4 पनडुब्बी के बंदरगाह और समुद्री परीक्षणों के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो अरिहंत श्रेणी के परमाणु पनडुब्बियों के आकार से ये 2 गुना है और K4SLBM परमाणु सशस्त्र मध्यम दूरी की मिसाइलों की संख्या भी ये 2 गुने रूप में ले जा सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि आधिकारिक तौर पर इसे 2022 में नौसेना में कमीशन किया जाएगा। उम्मीद है कि 2021 में S4 क्लास की सिस्टर शिप है उसे 2023 तक समुद्री परीक्षणों और ट्रायल्स के बाद लॉन्च के लिए तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।
जय हिंद, जय भारत।